राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आज हमारी जो क्लास होगी वो होगी हिस्ट्री की, और जिसमें हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि आजकल एग्जामों में सबसे ज़्यादा आ रही है। और आपके यूपी पुलिस के टाइम पे मैंने क्लासें कराई थी 3-4 मॉडर्न हिस्ट्री की, और उनसे क्वेश्चंस आपकी शिफ्टों में डायरेक्ट आए भी थे। जिसने वो क्लासें पढ़ी होंगी और एग्जाम दिया होगा उसे पता होगा। ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी आ गई है, आप सब लोग फिल कर देना। 50 नंबर की जीएस है, आप जीएस का टेंशन बिल्कुल मत लेना। उसमें आपकी जीएस हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, पॉलिटी ज्योग्राफी आपकी पूरी हो चुकी है। अच्छे से आप उनका रिवीजन करो बार बार। हिस्ट्री में आपकी 30 अप्रैल तक पूरी कवर कर दूंगा। 15 दिन में आपकी पूरी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, और हिस्ट्री ऐसे खत्म होगी कि आप कोई भी कहीं भी मॉक लगा लेना, आपको ये लगेगा कि बिल्कुल एज टू एज यही क्वेश्चंस आपके उन मॉक्स में थे, और आप एकदम उन्हें कवर कर लोगे। और मेन बात मैं आपको एक और बता दूं कि आप लोग बोलते हो कि ये जो क्लासें हैं ये रेलवे आरपीएफ के लिए पर्याप्त हैं, या जीडी के लिए पर्याप्त हैं, या दिल्ली पुलिस के लिए पर्याप्त हैं, यूपी पुलिस के लिए पर्याप्त हैं। तो मैं आपको एक चीज बता दूंगा जो मैंने आपको कभी नहीं बताई। वो ये है कि ये जो मैं क्लासें आपको करा रहा हूँ ना, ये कोई हल्का फुल्का कंटेंट नहीं है। जो लोग पढ़ के मॉक लगा रहे होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये क्या कंटेंट है, और ये कहीं भी आपको ऐसे मिलेगा भी नहीं जो मैं आपको ये चीजें दे रहा हूँ। किस बेसिस पे मैं आपको ये चीजें बताता हूँ, कौन कौन से एग्जाम्स मैंने निकाले हैं इन्हीं चीजों को पढ़ के। जो ये चीज मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ ना, ये मैं अपनी पूरी नॉलेज आपको देता हूँ जितनी मुझे है। और इन्हीं नॉलेज से मैंने कितने एग्जाम्स निकाले। जो मैंने अपनी तैयारी की शुरुआत करी वो करी थी यूपीएससी एनडीए से। यूपीएससी एक एग्जाम कराती है एनडीए का, इससे मैंने अपनी तैयारी की शुरुआत करी थी। इस एग्जाम में जो जीएस आती है वो 100 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, 100 क्वेश्चन जीएस के, जिसमें कुछ साइंस का पोर्शन रहता है और कुछ जीके का पोर्शन रहता है। 100 क्वेश्चन के लिए मैंने कितनी तैयारी करी, क्या किया। 5 बार मैंने ये एग्जाम क्रैक किया है, 5 बार मैंने ये एग्जाम निकाला है। 2 बार के इंटरव्यू लेटर आपके लिए डाल भी रखे हैं, 2 बार के ही मुझे मिल पाए थे, डॉक्यूमेंट्स मैंने देखे थे। तो 5 बार एनडीए मैंने निकाला। 5 बार ही मैंने एयरफोर्स निकाला है, एक्स और वाई बोथ ग्रुप। बोथ ग्रुप मैंने एक्स और वाई 5 बार निकाला है। एनडीए के साथ साथ मैं ये भी देता था एयरफोर्स। जो मेरी वीक पॉइंट था वो थी मेरी इंग्लिश की स्पीकिंग, क्योंकि मैं इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाता उस टाइम पे। तो इसलिए मेरा एनडीए तो हुआ ही नहीं, क्योंकि वहाँ इंग्लिश का ही मेन काम रहता है इंटरव्यू में। एयरफोर्स मेरा हुआ लास्ट बार में, जब मेरा लास्ट चांस था 5वां, उसमें मेरा एयरफोर्स हुआ मुंबई से। मेडिकल मेरा हुआ, तो मेडिकल में मैं आउट हो गया था, ओवरवेट था मेरा। ओवरवेट था मुझ में 18 किलो, उस टाइम मैं 93 किलो का था। तो ओवरवेट मुझ में बहुत था, 18 किलो ओवरवेट था। मैंने बहुत कम भी किया, मैंने बहुत दौड़ा हूँ मैं यार। एयरफोर्स मेरा सपना था कि मैं एयरफोर्स में ही जाऊंगा, लेकिन ओवरवेट जब मैंने घटाते घटाते मैं केवल 8 किलो ही घटा पाया। तो फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा यार अब मेरे से नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो मेडिकल से मैं आउट हो गया। यहाँ तैयारी एयरफोर्स और एनडीए की खत्म हो गई, मेरे चांसेस, ओवर एज हो गया मैं। एनडीए देने की ये जो तैयारी थी ना, ये मेरी तैयारी 2019 में, जो 18 में जब वैकेंसी आई, यूपी पुलिस भी आया, ग्रुप डी भी आया, टेक्नीशियन भी आया, तीनों वैकेंसी एक साथ आई। तो मैंने जो सबसे पहला एग्जाम दिया वो यूपी पुलिस ही दिया था। और मैंने जो आपके लिए वीडियो बनाई है ना कि मेरे 117वीं रैंक थी 41,520 में, वो 17वीं रैंक इन एग्जामों को क्वालिफाई करके थी, 117वीं रैंक जो थी। 5 बार एनडीए निकालने का मतलब है कि जीएस तो मेरे ऐसे टिप्स पे हो गई थी। जीएस, मैथ और इंग्लिश, तीनों चीज मेरे टिप्स पे थी। मैं बस एनडीए की तैयारी एग्जाम से 1 महीने पहले शुरू करता था, एग्जाम सेंटर पे जाता था, एग्जाम देता था और मेरा नंबर आ जाता था। मैथ मेरा बहुत अच्छा था, इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी हुई, और जीएस भी मेरी उतनी ही अच्छी हो गई। फिर यूपी पुलिस मैंने दिया। जब मैं पुलिस का एग्जाम देने गया तो मैथ मैंने थोड़ा अर्थमेटिक पढ़ा था, क्योंकि इसमें मैथ 12th वाला आता है, यहाँ मैथ अलग आ रहा था। तो अर्थमेटिक के कुछ चैप्टर मैंने पढ़े, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, वर्क एंड टाइम। वहीं से मैथ में 15 क्वेश्चन आए थे, 13 मेरे उसमें बिल्कुल ठीक हो गए। ठीक। जीएस एकदम ऐसे फंसी कि ऐसे लगा कि जैसे एग्जाम हमने ही बना दिया हो। तो इस तरीके से लगा कि जीएस बहुत अच्छी है, और मेरी पूरी जीएस उसमें सही हुई। हिंदी पूरे में पूरे मेरे ठीक थे। मैं मेरठ में उस टाइम रहता था, और मेरठ में लाइब्रेरी में केवल
मैं हिंदी ही पढ़ता था। सब लोग मैथ और रीजनिंग पढ़ते थे या जीएस पढ़ते थे, मैं पूरी पूरी रात हिंदी पढ़ता था। केवल 15 दिन में मैंने यूपी पुलिस की तैयारी शुरू करी थी। एग्जाम से 15 दिन पहले तभी एनडीए के चांसेस खत्म हुए, तो मुझे लगा कि अब नौकरी लेनी है। 15 दिन में ही मैंने इतनी अच्छी तैयारी वहां कर दी कि 117वीं रैंक आई थी 41,520 में। ठीक है, जीएस तो पूरी हुई थी, हिंदी भी पूरी हुई थी। मैथ में 2 क्वेश्चन कम हुए थे, 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग में शायद छोटा होगा। ठीक, अब यूपी पुलिस हुआ। यूपी पुलिस देने के बाद फिर मैंने रेलवे ग्रुप डी भी दिया। तभी रेलवे ग्रुप डी में मेरे 86 नंबर थे। 86 नंबर, इसी कंटेंट से जो मेरा जीएस का कंटेंट था। 86 नंबर थे। इलाहाबाद मेरा जोन था। दौड़ वोड़ में सब मार के आया यहाँ, क्योंकि मेरा मन था कि अब 2-3 नौकरी तो हो ही जाए कम से कम। इसके बाद मैंने फिर टेक्नीशियन दिया। टेक्नीशियन आया था तभी, टेक्नीशियन मैंने दिया। टेक्नीशियन मेरा था कर्नाटक जोन से, क्योंकि मुझे लगा कि यार रेलवे बहुत टफ है। लोग बोलते हैं कि एक दक्षिण भारत का जोन भी भर दो, तो मैंने कहा ग्रुप डी इलाहाबाद से हो गया, टेक्नीशियन बंगलोर से भर दो। तो ये कर्नाटक जोन से था। यहाँ मेरा रिटर्न क्वालिफाई हुआ प्री टेक्नीशियन का। जब मेरा टेक्नीशियन का मेंस था, तभी मेरा एयरफोर्स का ये मेडिकल था। तो मेरे पास एक ऑप्शन था, दोनों में से कोई एक छोड़ दो। मैंने टेक्नीशियन छोड़ दिया। मैंने कहा मैं टेक्नीशियन नहीं दूंगा, मैं एयरफोर्स मेरी प्रायोरिटी है और मैं एयरफोर्स का मेडिकल देने जाऊंगा। ठीक है, रीमेडिकल जो था, बाकी वो मेडिकल तो साथ के साथ ही होता है, रीमेडिकल वाला था ये। ठीक, अब ये एग्जाम इतने हुए। इसके बाद पुलिस मैंने फिर ज्वाइन कर ली। रेलवे में मैं गया नहीं ग्रुप डी में, मैंने कहा पुलिस ठीक है। पुलिस ज्वाइन कर ली 2019 में। 2019 में पुलिस ज्वाइन करने के बाद पूरे 19 हमारी ट्रेनिंग चली। 2020 में कोरोना आ गया, पढ़ाई से एकदम संपर्क बिल्कुल खत्म हो गया, पढ़ाई छूट गई। 2020 में कोरोना आने के बाद 2021 में जब मामला पूरा बढ़िया एकदम ठीक हुआ, तो मैंने 2021 में पहला एग्जाम दिया एनटीपीसी का प्री। एनटीपीसी का प्री मैंने दिया, जनवरी में था ये, और प्री में मेरा जो स्कोर गया वो गया 81। एक साल ना पढ़ने के बाद भी चीजें इतनी ज्यादा माइंड में फंसी हुई थी कि जब पहला ही एग्जाम दिया तो 81 नंबर मेरे उसमें आए। इलाहाबाद जोन ही था, क्योंकि नौकरी अगर स्टेशन मास्टर या किसी की लेनी थी तो लेनी इलाहाबाद में थी। ठीक है, ये दिया। अब तभी यूपीएससी ने एक वैकेंसी और निकाली, यूपीएससी ईपीएफओ। अब मेरा फोकस था इधर, क्योंकि उसका रिजल्ट एक साल बाद आया 2022 में। अब एक साल क्या करते बैठ के, 2022 में रिजल्ट आना था, मैंने कहा ईपीएफओ देंगे। ईपीएफओ के लिए मैंने बहुत तैयारी करी। सितंबर या अक्टूबर में शायद इसका एग्जाम हुआ ईपीएफओ का, अब मुझे इतना तो याद नहीं। तैयारी इस लेवल पे करी थी कि बहुत से सब्जेक्ट एकदम डिफरेंट थे। लेबर लॉ मैंने इसमें पढ़ा, सोशल सिक्योरिटी मैंने इसमें पढ़ी, अकाउंट मैंने इसमें पढ़ा, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन पॉलिटी थी, इंग्लिश थी, मैथ था और रीजनिंग थी। बाकी ये 3 पोर्शन अलग था। तैयारी मैंने करी, खूब अच्छी तैयारी करी। एक साल का दृष्टि का पूरा करंट पढ़ा। मैंने यूपीएससी कराएगी तो अच्छा आएगा। इसमें मेरा स्कोर हुआ 75, 120 में से मेरा नाम नहीं आया। अब मेरिट कितने पे लगी, यूपीएससी अपनी मेरिट शो नहीं करती, तो मेरा नाम इसमें नहीं आया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब ये तो छूट गया। तभी जो एनटीपीसी है इसका एक रिजल्ट आया और मेरा नंबर आ गया, और एनटीपीसी का मेंस पहले था फरवरी में, और फिर ये मेंस कैंसिल होकर चला गया मई के बाद, क्योंकि चुनाव थे 2022 में विधानसभा वाले। तो जब चुनाव थे तो ये जब उसमें चला गया, तो चुनाव में मेरी ड्यूटी लग गई। ड्यूटी लग गई तो मैं मेंस मेरा बिल्कुल बेकार हुआ। मैं फिर भी मेंस देने गया, पटियाला मेरा मेंस हुआ था और 79 नंबर मेरे आए मेंस में, और मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। इतना सफर तय हुआ। अब जब वहां क्वालिफाई नहीं हुआ तो मैंने सोचा, मैंने कि अब क्या किया जाए। फिर मैंने एसएससी दिया पहली बार, वो भी सीजीएल। एसएससी सीजीएल मैंने पहली बार 2022 में ही दिया था, उससे पहले मैंने सीजीएल नहीं दिया। अब जो लोग ये बोलते हैं कि यार इतना सिलेबस डिफरेंट है कुछ एग्जामों का या किसी का या कैसे, हर एग्जाम का एकदम डिफरेंट सिलेबस है। जितना आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ इंग्लिश आती है टोटल, ये दोनों सेम थे। यहाँ हिंदी आ रही है, यहाँ मैथ रीजनिंग और जीएस आ रही है, यहाँ मैथ रीजनिंग जीएस आ रही है,
यहाँ भी मैथ रीजनिंग जीएस आ रही है, लेकिन यूपीएससी में अकाउंट भी आ रहा था, लेबर लॉ भी आ रहा था, सोशल सिक्योरिटी भी आ रहा था, लेकिन हार नहीं मानी, ड्यूटी भी करी, पढ़े भी थे, हर चीज करा जो भी हमारे से पॉसिबल था। ये था कि बस कैसे भी दूसरी जॉब में जाए जो एक अच्छी पोस्ट हो। सीजीएल 2022 में दिया, 22 दिन में दिल्ली रहा, केवल 22 दिन में दिल्ली रहा था बस उस टाइम पे, और 22 दिन में ही मेरा सीजीएल का प्री हो गया 2022 वाला। प्री हुआ, मेंस हुआ, मेंस भी मेरा बढ़िया गया, अच्छा हुआ था मेंस 22 में। लेकिन जो कंप्यूटर हुआ, जो क्वालिफाइंग पेपर उसी बार से बनाया था कंप्यूटर का, मैंने कंप्यूटर पढ़ा ही नहीं, मैंने कंप्यूटर में तो 20 में से 6 क्वालिफाई है तो 6 तो कर ही देंगे, 20 में से केवल 2 ही हुए कंप्यूटर में बस। अच्छे लेवल का कंप्यूटर आया, 20 में से 2 कंप्यूटर में हुए, मैं कंप्यूटर में फेल हो गया, सीजीएल वहीं की वहीं रह गया 2022। 2023 में फिर मैंने एग्जाम दिए, मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब दोबारा फिर देंगे, फिर सीजीएल दिया, सीजीएल 2023 में दिया, लेकिन इस बार प्री नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ प्री? 133 नंबर थे प्री में, और 148 जिन 149 में मेरिट थी। क्यों प्री नहीं हुआ? क्योंकि इस बार जब मैं तैयारी में लगा तो मैंने केवल 1 महीने पहले से ही फिर शुरू किया तैयारी करना, और 1 महीने पहले से जब तैयारी शुरू करी तो तैयारी में कुछ टॉपिक ऐसे थे जिनका मैं रिवीजन ही नहीं कर पाया, और जब मैं प्री देने गया तो इस बार प्री रह गया 23 में। इसी बार मेरी समझ में एक चीज आ गई, मैंने कि अगर करना है तो कम से कम 5-6 महीने से पहले से लगना पड़ेगा, नहीं तो चीजें दिक्कत कर जाएंगी। ये नहीं हुआ, लेकिन 2 एग्जाम और क्रैक हुए। कौन कौन से? एक ईपीएफओ नहीं कराया था, एसएसए का एग्जाम, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट, ये 600 नंबर का था। 600 नंबर में मेरे इसमें 400 के आसपास नंबर थे, और ये मेरा क्वालिफाई हो गया एसएसए। ठीक, क्यों? सीजीएल की ही तरह एकदम सेम पैटर्न था, यहाँ मैं इतना अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ मेरा एकदम अच्छा हुआ और मैंने ये एग्जाम क्वालिफाई कर दिया। इसके तुरंत बाद मैंने फिर सीपीयू दिया, पहली बार एसएससी सीपीयू पहली बार ही मैंने दिया था, और पहली बार में ही मैंने सीपीयू का प्री निकाल दिया। 1 महीने पहले ही मैं इसमें लगा, क्योंकि पहली ये तैयारी थी, इसकी तैयारी थी, और फिर इसकी भी तैयारी करी, तो पहली बार में ही मेरा सीपीयू को प्री क्लियर हुआ, अच्छे खासे मेरे नंबर थे 148 प्री में। मेंस दिया, 158 मेंस में था, टोटल 306। दिल्ली पुलिस लेनी है और मेरिट 330 पे लगी है। आप लोग पूछते हैं कि सीपीयू में क्या हुआ, तो कोई भी मेरिट 330 से नीचे थी नहीं जो पोस्ट लेनी है, तो नहीं मिली। ठीक है, ये मेरी जर्नी थी। इतने एग्जाम मैंने इसी जीएस के सिलेबस से, जो मैं आपको बता रहा हूँ, निकाले हैं। इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी है, अगर मैं चाहूँ तो इंग्लिश को भी, जैसे जीएस एकदम कम हो रही है ऐसे इंग्लिश भी एकदम खत्म हो सकती है। या मैथ की बात करूँ तो मैथ भी मेरा बहुत अच्छा है। जो चीज़ें आपको कोई चैप्टर समझ नहीं आ रहा हो आप बताना, मैं टाइम निकाल कर उसे आपको बताऊंगा, तो आपको पता लगेगा कि मैथ में भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। और एसएससी का मैथ मैंने पढ़ना 2022 में ही शुरू किया था, और पहली बार मैं 23 दिन में ही मैथ पढ़ के, मेरे मैथ में 25 में से 22 या 23 क्वेश्चन सही थे मैथ के प्री में। ठीक है, तो ये चीजें थी। पैट भी मैंने दिया है, 99 परसेंटाइल रहा है मेरा हर बार, और मैं कभी भी पैट के लिए पढ़ के नहीं जाता। इस बार का डीआई इतना टफ था, मेरे 20 के 20 डीआई में ठीक थे। तो ये है कि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप जैसे आरपीएफ हो या आरपीएफ एसआई वगैरह हो, ये 50 क्वेश्चन अगर आपके जीएस में कहीं भी आ रहे हैं, 50 में से आप 35 प्लस अगर ना करो ना पूरा चीजें पढ़ने के बाद, तो आप बताना कि इतना नहीं होगा। क्योंकि आपने जब यूपीए पुलिस कांस्टेबल दिया तो मेरी 7-8 क्लासों से ही आप हर लोग 22 प्लस होगा, जहां तक मुझे उम्मीद है कि हर लोग के जो भी पढ़ा था मुझसे 38 में से 22 प्लस चला गया था 8-10 क्लासों से ही। तो जब आप पूरी जीएस करोगे तो आपको खुद लगेगा। अब 30 अप्रैल तक हम जीएस पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे 30 अप्रैल तक 15 दिन। 30 अप्रैल के बाद 15 मई तक आपकी इकोनॉमिक्स प्लस पर्यावरण ये खत्म हो जाएगा, और 15 मई से 30 मई तक मैं आपकी पूरी साइंस खत्म कर दूंगा। जिस साइंस से आप लोग डरते हो ना, जिसके लिए पूरी किताबें या कुछ भी पढ़नी पड़ रही है, वो साइंस केवल 15 दिन में आपकी खत्म हो जाएगी। हर चीज 5-5 दिन चलेगी। अगर कोई भी वनडे एग्जाम का क्वेश्चंस, अगर 100 क्वेश्चन है, अगर आप 90 ना अटेम्प्ट कर दो इन 5-5 दिन में पढ़ के, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, आप बता देना कि ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुआ।
ऐसा कंटेंट है ना कि साइंस का, कि बायोलॉजी में हमें पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, ये चीज आप सीख जाओगे। जिसने भी मेरी क्लासेस शुरू से देखी है वो इतना सीख गया होगा कि हमें पढ़ना क्या है और हमें छोड़ना क्या है। बस हमें यही नहीं पता है ना आजकल कि हमें पढ़ना क्या, तभी हम नहीं कर पाते हैं। बहुत कम पोर्शन है साइंस का। आप हल्ला मचाते हो कि साइंस कराओ साइंस कराओ, जिस दिन साइंस होगी ना, 10 12 15 लास्ट दिन है, 15 दिन से ज्यादा आपके साइंस में लगेंगे नहीं। चाहूंगा तो एक क्लास में पूरी बायोलॉजी खत्म, एक में केमिस्ट्री और एक में फिजिक्स, 3 से 4 घंटे की एक एक क्लास होगी जहां तक है। ठीक है, शुरू करते हैं। आधुनिक भारत, भारत में विदेशियों का आगमन, विदेशियों का आगमन। और रही बात ये, जितने एग्जाम मैंने आपको गिनाए हैं, हो सकता है कि यूट्यूब पे अगर कोई पढ़ा रहा है उसने इतने एग्जाम ना निकाले हो। कांस्टेबल में हूँ, उस बात से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यार एग्जाम मैंने बहुत क्वालिफाई किए हैं और मैं लगा हूँ, मैं कर लूंगा। अब मुझे जॉब नहीं लेनी है, अब मुझे सेटिस्फेक्शन ढूंढना है कि हाँ मुझे सेटिस्फेक्शन किस जॉब में है। मुझे दिख रहा है कि मुझे कोई भी जॉब ऐसी ही लेनी है कि जिससे मैं दिल्ली जा सकूं, वहीं मेरी फैमिली है और वहीं मैं केवल जॉब करना चाहता हूँ। बाकी मेहनत लगेगी, हो सकता है 1 2 साल में लेट हो जाऊं और एग्जाम देता तो उसमें ज़्यादा सही रहता जैसे यूपीएसआई वगैरह है। लेकिन यार उसमें ठीक नहीं है, एक एग्जाम ऐसा लो कि एकदम सेटिस्फेक्शन हमें मिले और वहाँ हम चले जाएं। ठीक है, आप लोग भी एक जॉब ले लो, उसके बाद आप भी यही करना कि एक अच्छा सा एग्जाम देखना और उसे ही फिर उसके लिए आप ट्राई करना। ठीक है, तो भारत में विदेशियों का आगमन। यूट्यूबर बनने का मेरा कोई वो नहीं है कि मैं यूट्यूब से ही कुछ वो करूँगा या कुछ भी है। आप लोगों का जो भी 30 35 लोग मुझसे पढ़ते हैं वो कहीं और से जीएस नहीं पढ़ते, इसलिए मैं सब कुछ पढ़ाता हूँ कि आप उनकी जॉब अगर लग जाएगी तो उनके घर में नौकरी आएगी, और 30 35 परिवार को मैं अगर जॉब दे पा रहा हूँ एज ए कांस्टेबल तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। अगर मैं आपको बताऊँ एक चीज़, तो मेरा चैनल जो मैंने 8 क्लासें पहले डाली थी, 7 8 क्लासें, उन 7 8 क्लासों ने ही मेरा चैनल मोनेटाइज करा दिया था। वो इतनी क्लासें चली थी, कंटेंट इतना लोगों ने पसंद किया था, और अब तक 10,000 घंटे मेरा चैनल देखा जा चुका है। तो एक नॉर्मल इंसान के लिए यूट्यूब पे बहुत बड़ी बात होती है कि 10,000 घंटे केवल पढ़ाई से, कंटेंट से। ना मैं कोई शॉर्ट वीडियो डालता हूँ, ना मैं कोई ऐसी वीडियो डालता हूँ नोटिफिकेशन आ गया है इसमें ये करो कि इसमें वो करो। मेरा काम तुम्हें कंटेंट देना है, जीएस का जो तुम्हारा डर है वो एकदम खत्म कर देना है, और उसी चीज को मुझे पढ़ाना है। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं कराना, जो चीजें हैं वो आपके एकदम सामने है। तो भारत में विदेशियों का आगमन, आरपीएफ की वैकेंसी आज से शुरू हो रही है। आज से ही आप लोग फॉर्म भर दें, जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी भर देना। एकदम भरोसे से आप क्लासें करो। जिसने पिछली क्लासें देख ली, पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी, वो उन्हें कर ले, पॉलिटी और ज्योग्राफी वाली, और वो हिस्ट्री अब कर लेगा। ठीक है, जो भी आपके दोस्त वगैरह आरपीएफ वगैरह की तैयारी करना चाह रहे हो, आप उन्हें चैनल बता देना, वो यहाँ से देख लें। क्योंकि 50 में से अगर 35 प्लस आप ना करो तो उस बात की गारंटी मैं ले लूंगा। टीसीएस पे एक पकड़ है, और मेरी अच्छी बनी है क्योंकि मैंने बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हैं, एग्जाम्स दिए हैं, तो उससे पता लग जाता है कि एग्जामिनर पूछेगा क्या। तो उसी हिसाब से मैं केवल आपको बताता हूँ। आप जहाँ भी मॉक टेस्ट वगैरह लगाते होंगे आपको क्वेश्चंस डायरेक्ट रखा हुआ मिलता होगा, इस बात की गारंटी एकदम है। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो आप, अभी एग्जाम हुआ है आरओ का, उसमें पॉलिटी के 25 से 30 क्वेश्चन आए, और जो मेरी 25 क्लासें पॉलिटी की पढ़ी हैं, जिसने भी वो क्लासें 2 बार देख ली हो, वो उन क्वेश्चंस को ट्राई करे, एक भी क्वेश्चन उसका छूटेगा नहीं। ठीक है, अब विदेशियों का भारत आगमन शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमारे आए पुर्तगाली, पुर्तगाली आए। पुर्तगालियों के बाद कौन विदेशी आया? डच। डच के बाद आए हमारे यहाँ अंग्रेज। अंग्रेजों के बाद हमारे यहाँ आए कौन? डेनिस। डेनिस जो कि डेनमार्क के थे। और इनके बाद हमारे यहाँ आए फ्रेंच। ये विदेशी भारत में आना शुरू हुए। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिस आए, और फिर फ्रेंच आए। ठीक, डच ये नीदरलैंड के थे। नीदरलैंड एक देश है जहां किसका मुख्यालय है, कमेंट में आप बताना मुझे। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है नीदरलैंड के हैग शहर में। ठीक, नीदरलैंड के थे डच, ब्रिटेन के थे अंग्रेज,
ये ब्रिटेन के थे। पुर्तगाली पुर्तगाल के थे। डेनिश डेनमार्क के थे, डेनमार्क देश के थे ये। और फ्रेंच फ्रांस देश के थे, जिसका नाम है फ्रांस। इन इन देशों से विदेशी हमारे भारत में आना शुरू हुए। सबसे पहले पुर्तगाली आए। पुर्तगालियों के बारे में हम देखेंगे। पुर्तगाली पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए कब? 1498 में। 1498 ईस्वी में एक आदमी भारत आया। कौन? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत आया। 1498 में एक पुर्तगाली यात्री था वास्को डी गामा, वो भारत आया और भारत में सबसे पहले कहां पहुंचा? केरल में कालीकट, कालीकट या कोच्चि। कहां पहुंचा? कालीकट या कोच्चि में, केरल में, वास्को डी गामा 1498 में। ठीक। पेपर में क्वेश्चन आता है भारत की खोज किसने करी, मतलब भारत को समुद्री रास्ते से किसने खोजा था? वो पहला आदमी था वास्को डी गामा। भारत को समुद्री रास्ते से खोजा, समुद्री रास्ते से खोजा किसने? वास्को डी गामा ने 1498 में। पेपर में जो क्वेश्चन बनता है वो इस हिसाब से बन रहा है कि केप ऑफ गुड होप को पार करके भारत पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वास्को डी गामा। केप ऑफ गुड होप को पार करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वास्को डी गामा। अगर आपने पेपर सेट लगाए हो तो बहुत आपने पढ़ा भी होगा। केरल के कालीकट में पहुंचा है, कोच्चि में, और कोच्चि को बोला जाता है अरब सागर की रानी। मैंने ज्योग्राफी में आपको पहले बता दिया है। 1498 में भारत आया वास्को डी गामा। इसके बाद 1500 में एक पुर्तगाली दल भारत और आया, जो किसके नेतृत्व में आया था? अल्वेर कबरेल। अल्वेर कबरेल एक पुर्तगाली था। इसके नेतृत्व में दूसरा पुर्तगाली दल भारत में आया और इसी अल्वेर कबरेल ने किसकी खोज की थी? ब्राजील की खोज। बहुत पूछा जाता है पेपरों में कि ब्राजील की खोज किसने करी थी? अल्वेर कबरेल। अब पुर्तगाली कितनी बार भारत आए? पहला दल वास्को डी गामा के टाइम पे भारत आया 1498 में। दूसरा जो पुर्तगालियों का दल था, मतलब 10-15 लोग जो थे, वो अल्वेर कबरेल के साथ आए थे 1500 ईस्वी में। और अल्वेर कबरेल वो व्यक्ति था जिसने ब्राजील की खोज करी थी। और अमेरिका की खोज किसने करी थी? कोलंबस ने। भारत की खोज वास्को डी गामा ने। ठीक है। अल्वेर कबरेल 1500 में आया और ब्राजील की खोज करी। पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कहां लगाई? कालीकट में। पहली फैक्ट्री कहां लगाई? पहली फैक्ट्री कालीकट में। कालीकट कोच्चि में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगा दी। 1500 तक हो गया। अब एक एक चीज यहां से क्वेश्चन बनता है एग्जामों में, हम पढ़ते नहीं है इस चीज को। क्यों? क्योंकि हम शुरुआत ही करते हैं कहां से? 1917 से, चंपारण सत्याग्रह। और हमारे पहले क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में छूट जाते हैं। ठीक है। अब अल्वेर कबरेल ने ब्राजील की खोज कर दी। 1500 में अल्वेर कबरेल के साथ दूसरा पुर्तगाली दल भारत आया। भारत में आके पुर्तगाली बस गए और पुर्तगालियों ने अधिकार कर दिया कहां? पुर्तगालियों का अधिकार कहां हो गया? अधिकतर गोवा वाले एरिया में। कहां हो गया? गोवा। गोवा गोवा को पुर्तगालियों ने अपनी बस्ती बना दिया। और पेपर में पूछा जाता है कि गोवा पर किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का। पुर्तगालियों का पहला गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल, पुर्तगालियों का पहला गवर्नर जनरल था फ्रांसिस डी अल्मीडा। फ्रांसिस डी अल्मीडा। फ्रांसिस डी अल्मीडा पहला पुर्तगाली गवर्नर जनरल था। और पेपरों में डायरेक्ट पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो, आजकल बहुत आ रहा है, खासकर जैसे आरपीएफ अगर आपका होगा तो वहां जरूर आएगा। ठीक है। पुर्तगालियों का अधिकार गोवा पे था। पेपर में पूछा जाता है। अब आप जिसने भी पॉलिटी क्लास देखी है वो ये क्वेश्चन बताएगा कि गोवा राज्य कौन से संविधान संशोधन से बना था और कौन सी सन में बना था। ठीक है। अब
दूसरा जो गवर्नर जनरल था पुर्तगालियों का, दूसरा गवर्नर जनरल जिसे बोलते हैं पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक, पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक, पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक जिसे बोला जाता है। ऐसे करके थ्योरी जिस भी क्वेश्चन में हो कि पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक भारत में कौन था, तो वो था अल्बुकर्क। पुर्तगालियों का पहला गवर्नर जनरल फ्रांसिस डी अल्मीडा और पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क। पुर्तगालियों का अधिकार किस क्षेत्र पे था? गोवा पे। ठीक है। अब पुर्तगालियों ने भारत में क्या क्या किया? पुर्तगालियों ने भारत में दो चीजें करी जो बहुत फेमस हुई। पहली, पुर्तगालियों ने स्थापित करी क्या? प्रिंटिंग प्रेस। पुर्तगालियों ने हमें क्या दिया? प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस जो हमारे यहाँ चल रही है, ये किसकी देन थी? पुर्तगालियों की देन। और ये आपके पेपर में देखा होगा आपने, सेट वगैरह लगाए होंगे तो जरूर के पुर्तगाली प्रिंटिंग प्रेस की खोज किसने कर दी थी? पुर्तगालियों ने। ठीक है। दूसरा, तंबाकू की खेती भी किसने शुरू करी? पुर्तगालियों ने। तंबाकू की खेती अगर भारत में शुरू हुई तो किसकी देन थी? पुर्तगालियों की। ये भी आपका बहुत आता है। और तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कमेंट में बताना, मैंने आपको ये ज्योग्राफी में बता रखा है। पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस शुरू करी और पुर्तगालियों ने ही क्या किया? तंबाकू की खेती शुरू कर दी। ये था पुर्तगालियों का सीन 1498 से शुरू हो गए। पुर्तगालियों के बाद अब हम पढ़ेंगे कौन? अंग्रेज। यहां से हमारे क्वेश्चंस डायरेक्ट बनते हैं। अंग्रेज भारत कब आए? 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में एक कंपनी भारत आई जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कब आई भारत? 1600 ईस्वी में। और इस कंपनी का, जब ये कंपनी भारत आई तब भारत में किसका शासन था? भारत में शासन किसका था इस टाइम पे? तो भारत में इस टाइम पे शासन 1556 से लेके 1605 तक भारत में एक राजा रहा जिसका नाम था अकबर। 1556 से 1605 तक किसका शासन था? अकबर का। कंपनी कब आई है? 1600 में। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तब भारत में किसका शासन था? अकबर का। ठीक। अकबर का भारत में शासन था। महारानी कौन थी ब्रिटेन की? एलिजाबेथ महारानी थी वहां की, ब्रिटेन की उस टाइम पे। अब अकबर के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और 1605 से 1627 तक हमारे यहाँ शासन रहा किसका? जहांगीर। अकबर के बेटे का शासन रहा जिसका नाम था जहांगीर, 1605 से 1627 तक। और इसी जहांगीर के शासन काल में 1608 ईस्वी में एक व्यक्ति जहांगीर के दरबार में आया जिसका नाम था विलियम हॉकिंस। और ये व्यक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी ने भेजा था जहांगीर के दरबार में भारत में फैक्ट्री खोलने के लिए कि हम भारत में फैक्ट्री खोल के व्यापार करेंगे। तो ये व्यक्ति विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा और जहांगीर ने इसे एक उपाधि दी, क्या? इंग्लिश खान। पेपर सेटों में आपने बहुत देखा होगा, दिल्ली पुलिस वगैरह अगर दिया हो तो वहां ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिला होगा कि इंग्लिश खान की उपाधि जहांगीर ने किसे दी? विलियम हॉकिंस को 1608 ईस्वी में। पूछा जाता है कि विलियम हॉकिंस किसके दरबार में उपस्थित हुआ? जहांगीर के दरबार में। कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने दूत बना के भेजा था जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस को। और 1613 ईस्वी में इस कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री खोल दी। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोल दी 1613 में। कहा? सूरत, गुजरात में 1613 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री खोल दी। और ये पेपर में बहुत आता है आपके, आपने देखा भी होगा। 1615 में एक आदमी और उपस्थित हुआ जिसका नाम था थॉमस रो। 1615 में जहांगीर के दरबार में एक व्यक्ति और उपस्थित हुआ जिसका नाम था थॉमस रो। और ये दोनों क्वेश्चन बहुत बनते हैं पेपरों में कि विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में कब उपस्थित हुआ? 1608। और 1615 में कौन उपस्थित हुआ? थॉमस रो। और हॉकिंस को क्या उपाधि दी थी? इंग्लिश खान की उपाधि। और 400 मनसब प्रदान किए थे। 400
400 मनसब किसे दिए थे? विलियम हॉकिंस को। किसने? जहांगीर ने। ये भी पेपर में बहुत आता है क्वेश्चन। और 1613 में अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री खोल दी। ठीक। अकबर के समकालीन कौन थे? तुलसीदास। हिंदी का क्वेश्चन है। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के। और सिकंदर लोदी के समकालीन कौन थे? सिकंदर लोदी। ये बहुत चल रहा है आजकल क्वेश्चन ट्रेंडिंग में। सिकंदर लोदी के समकालीन थे कौन? कबीरदास। कबीरदास। कौन थे सिकंदर लोदी के समकालीन? कबीरदास। ठीक। अब 1615 से आगे। माइक खराब हो गया है, इसी वजह से मैं बिना पंखा वंखा के पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि माइक में आवाज अगर मैं उसे लगा के बनाता हूँ तो आपकी मिट्टी की क्लास ही छूट गई उसे लगा के बनाने से। तो मैं बता दूंगा आज वो मिट्टी वाली क्लास, तो वो खराब हो गया, इस वजह से डायरेक्ट पढ़ाना पड़ रहा है। हमें पढ़ने से मतलब है आवाज साफ आएगी। ठीक है। 1615 के बाद अंग्रेजों ने 1613 में भारत में फैक्ट्री स्थापित कर दी। अब आगे क्या हुआ? डच भी आए थे हमारे यहाँ। अब युद्ध छिड़ गया अंग्रेजों का और लोगों से उनका शासन खत्म करने के लिए। तो अंग्रेजों और बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब था कौन? सिराज उद दौला। सिराज उद दौला। अंग्रेज और सिराज उद दौला जो कि बंगाल का नवाब था, इनके बीच में एक युद्ध हुआ। कौन सा? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध डायरेक्ट पेपर में आता है। कब? 23 जून 1757 में एक युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध। किस किस के बीच? अंग्रेजों में और बंगाल के नवाब में। बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। और अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से था और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। इन दोनों के बीच में एक लड़ाई हुई जिसका नाम था प्लासी का युद्ध। कब हुआ? 23 जून 1757 में। क्यों हुआ प्लासी का युद्ध? प्लासी का युद्ध इसलिए हुआ, सिराजुद्दौला जो था, सिराजुद्दौला ने एक कमरे में बंद करके कुछ अंग्रेज मार दिए थे, जिसे बोला गया काल कोठरी की घटना। काल कोठरी की घटना या ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी या काल कोठरी की घटना, इंग्लिश में बोलते हैं इसे ब्लैक होल ट्रेजेडी। हुई कहां? कलकत्ता में। इसमें क्या हुआ कि सिराजुद्दौला जो था उसने अंग्रेजों को एक कमरे में बंद किया, अंग्रेजों सैनिकों को, और उन्हें मार दिया। ये चीज पता लगी रॉबर्ट क्लाइव को और अंग्रेजों में और सिराजुद्दौला में एक युद्ध छिड़ गया जिसे बोला गया प्लासी का युद्ध। तो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि प्लासी का युद्ध किस घटना के कारण हुआ? काल कोठरी की घटना या ब्लैक होल ट्रेजेडी। ठीक है। अब प्लासी के युद्ध में कौन हार गया? क्लाइव जीत गया। क्लाइव जीत गया और सिराजुद्दौला मारा गया इस युद्ध में। सिराजुद्दौला हार गया और क्लाइव इस युद्ध को जीत गया। और अंग्रेजों की ये पहली जीत थी भारत में और अंग्रेज इससे और ऊपर चढ़ने लग गए। उसके बाद 1759 में अंग्रेजों ने एक युद्ध और लड़ा जिसका नाम था बेदारा का युद्ध। बेदारा का युद्ध कब? 1759 में। किस किस के बीच? अंग्रेज और डचों के बीच। डच कहाँ के थे? मैंने बताया ही था। डच कहाँ के थे? डच थे हमारे नीदरलैंड के, जहां अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है हैग शहर में। 1759 में अंग्रेजों ने एक युद्ध लड़ा, फिर बेदारा का युद्ध, और इसमें अंग्रेज जीत गए और डच इसमें हार गए। डच यहाँ अंग्रेजों ने खत्म कर दिए। 1760 में फिर अंग्रेजों ने एक युद्ध लड़ा। कौन सा? वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध। और ये सीपीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये भी टीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है और आपके आरपीएफ, एसआई या कांस्टेबल में जरूर देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है। वांडीवास का युद्ध किस किस के बीच हुआ? अंग्रेज और फ्रेंचों के बीच। अंग्रेज और फ्रेंच। फ्रेंच कौन से देश के थे? फ्रांस के थे। फ्रेंच कौन से देश के थे? फ्रेंच फ्रांस के। अंग्रेज और फ्रेंचों के बीच में कौन सा युद्ध हुआ? वांडीवास का युद्ध, और इसमें अंग्रेज जीत गए और फ्रेंच इसमें हार गए। डच भी अंग्रेजों ने खत्म कर दिए और फ्रेंच भी अंग्रेजों ने खत्म कर दिए और पुर्तगाली अंग्रेजों ने पहले खत्म कर दिए थे।
ठीक है। तो अंग्रेजों और फ्रेंचों के बीच में एक युद्ध हुआ, बांडीवास का युद्ध, जिसमें अंग्रेज जीते। ये बहुत पेपर सेटों में आते हैं दोनों युद्ध, क्योंकि वो कोई पढ़ता ही नहीं। जैसे आप लोग लूसेंट से पढ़ रहे होंगे, तो लूसेंट से पढ़ने का मतलब कि आप इनको देखोगे ही नहीं, क्योंकि उसमें थ्योरी इतनी है। जब हम इन्हें देख ही नहीं पाएंगे तो फिर याद कैसे करेंगे। तो बांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेज और फ्रेंचों के बीच, जिसमें अंग्रेज जीते। और बेदारा का युद्ध 1759 में अंग्रेज और डचों के बीच में हुआ था। और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें सिराजुद्दौला मारा गया। ठीक है। अब अंग्रेजों ने धीरे धीरे सबको हराना शुरू कर दिया, और अंग्रेजों ने सोचा कि बंगाल के नवाब को भी हमने हरा दिया। उस टाइम बंगाल सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। तो अंग्रेजों को लगा कि जब बंगाल हरा दिया तो दिल्ली को क्यों ना हम जीत लेंगे, दिल्ली के शासक मुगल बादशाह को हम हरा देंगे तो पूरे भारत में हमारा वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। और एक लड़ाई हुई, कौन सी लड़ाई हुई? फिर बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध हुआ हमारा कब? 22 अक्टूबर 1764 में। कब हुआ बक्सर का युद्ध? 22 अक्टूबर 1764 में। किस किस के बीच हुआ? भारत की तरफ से इसमें 3 लोग थे। कौन कौन था? एक तो बंगाल का नवाब था, जो उस टाइम पे बहुत ज्यादा अपने आप में पावर रखते थे। वो बंगाल का नवाब पावर रखता था, अवध का नवाब पावर रखता था, और दिल्ली का सुल्तान पावर रखता था उस टाइम पे। बंगाल का नवाब था मीर कासिम। अवध का नवाब था कौन? अवध का नवाब था कौन? शुजा-उद-दौला। शुजा-उद-दौला। और दिल्ली में कौन मुगल बादशाह था उस टाइम? दिल्ली में मुगल बादशाह कौन था? दिल्ली में मुगल बादशाह था कौन? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम सेकंड, मतलब शाह आलम द्वितीय। कौन था दिल्ली में शासक? शाह आलम द्वितीय। ठीक। ये तीनों मिलकर लड़े किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। तीनों मिलकर किससे लड़े? ये अंग्रेजों से। अंग्रेजों से तीनों मिलके अंग्रेजों से लड़े। और अंग्रेजों की सेना का जो कमांडर था वो था कौन? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो पूछा जाता है पेपरों में कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की कमान किसने संभाली थी? हेक्टर मुनरो अंग्रेजों का कमांडर था जब बक्सर का युद्ध हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है और हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। और आजकल ये पूछे जाते हैं ये नाम कि बक्सर के युद्ध किस किस ने मिलकर लड़ा था। तो मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय ने मिलकर लड़ा बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में। और हेक्टर मुनरो जो अंग्रेजों का कमांडर था इस युद्ध में, और अंग्रेजों ने इन तीनों को हरा दिया। अंग्रेजों ने ये तीनों हरा दिए। इन तीनों को हराने के बाद अंग्रेजों ने कहा कि अब हमारे पूरे भारत पर वर्चस्व स्थापित इस युद्ध से हो गया। पेपर में पूछा जाता है कि कौन से युद्ध से अंग्रेजों का भारत पर वर्चस्व स्थापित होना शुरू हुआ? भारत पर वर्चस्व, तो वो युद्ध था कौन सा? बक्सर का युद्ध। भारत पर वर्चस्व कौन से युद्ध से अंग्रेजों का बढ़ा? बक्सर के युद्ध से। बंगाल पर वर्चस्व वो था प्लासी का युद्ध 1757। बहुत ही डीप क्वेश्चंस हैं दोनों कि बंगाल पर वर्चस्व कब से अंग्रेजों का स्थापित हुआ? प्लासी के युद्ध के बाद। और भारत पर वर्चस्व कब से स्थापित हुआ? बक्सर के युद्ध के बाद 22 अक्टूबर 1764 में। जब ये तीनों शासक हार गए अंग्रेजों से, तो अंग्रेजों ने कहा कि अब हम तुम्हारे साथ एक संधि करेंगे। और संधि हुई इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि कब? 1765 ईस्वी में। और ये क्वेश्चन यूपीएसआई में इसी बार पूछा गया था कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। किस किस के बीच हुई? अंग्रेज और दिल्ली के बादशाह के बीच में। और क्या हुआ इस इलाहाबाद की संधि में? इस संधि में यह हुआ बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार अंग्रेजों के पास चले गए। अंग्रेजों के पास चले गए। ये एनडीए का क्वेश्चन है। एनडीए का आप लोगों का क्वेश्चन यही है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 में। कौन से युद्ध के बाद? बक्सर के युद्ध के बाद।
यूपीएससी का क्वेश्चन ये है कि इलाहाबाद की संधि से किस किस जगह की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिल गए। बंगाल, बिहार और उड़ीसा। दीवानी अधिकार का मतलब इन जगहों का टैक्स वसूलने का अधिकार अब किसके पास आ गया, अंग्रेजों के पास। टैक्स वसूलने अब अंग्रेज यहाँ से लग जाएंगे और यहीं से अंग्रेजों के पास पैसा आना शुरू हो जाएगा और अंग्रेज यहीं से पूरे भारत में वर्चस्व स्थापित कर देंगे धीरे धीरे। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया आज, 1765 इलाहाबाद की संधि तक हमने पढ़ लिया, जिसमें हमने बेदारा का युद्ध पढ़ा, बांडीवास का युद्ध पढ़ा, प्लासी का युद्ध पढ़ा, बक्सर का युद्ध पढ़ा। पांचों युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। पुर्तगाली कैसे आए, कितनी बार दल आया, 2 बार आया। पहली बार वास्को डी गामा के नेतृत्व में आया, दूसरी बार अल्वेर कबरेल के नेतृत्व में आया। उसके बाद अंग्रेज कैसे आए, कौन शासक था, अकबर शासक था। जहांगीर के टाइम पे 2 लोग उपस्थित हुए, विलियम हॉकिंस और थॉमस रो, 1608 में और 1615 में। और 1613 में अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में खोल दी। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी, पुर्तगालियों ने खोली थी कालीकट में। डचों ने कहाँ खोली थी, डचों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी, डचों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी वो खोली थी कब, 1605 में। कहा, मसूलीपट्टनम में, जो कि आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश में। पेपर में पूछा जाता है बहुत ज्यादा, एसएससी बहुत पूछ रही है इसे, हो सकता है आरपीएफ भी इसे जरूर पूछे क्योंकि टीसीएस ही कराएगी। तो डचों ने पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी अपनी, मसूलीपट्टनम में। कब, 1605 में। अंग्रेजों ने सूरत में 1613 में। ठीक है, ये आपकी आज की क्लास का पूरा वो था। अब आपको एक टेंशन फ्री आप हो जाओगे कि आप अब ये क्वेश्चन नहीं करोगे कि क्या ये चीजें कांस्टेबल के लिए या आरपीएफ कांस्टेबल के लिए पर्याप्त है या नहीं है। अब आपको भरोसा हो गया होगा कि ये बहुत कुछ पर्याप्त है। डायरेक्ट आपको क्रीम मिल रही है, कोई आपका पैसा नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा है। आप आराम से पढ़ो, ठीक है। जय हिंद और जय